हेलो बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करने के लिए आ गए हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं क्रिस्टल में दोष। शायद पिछले वीडियो तक आप लोगों ने देखा होगा, हम आपको डिस्कस किए थे क्रिस्टल के घनत्व के बारे में कि किसी भी इकाई सेल के अंदर परमाणुओं को जब हम लोग व्यवस्थित करते हैं अलग अलग तरीके से तो उसका घनत्व किस प्रकार से बदलता है। बट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये वरदान साबित होगा। और हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कोई बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे सिखाया जाएगा कि भाई आखिर क्रिस्टल में दोष क्या होता है। तो चलिए, टॉपिक आपको लिखा हुआ है सामने में, क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। अब दोष का मतलब आप लोग समझते होंगे, डिफेक्ट। कोई भी चीज़ अगर रेगुलर है, रेगुलरिटी चल रही है और उसमें किसी कारण से अगर इरेगुलरिटी आ जाता है ना, इरेगुलरिटी आ जाता है, जैसे अगर हम लोग चल फिर रहे हैं और किसी कारण से अगर मान लिया तबीयत ख़राब हो जाता है तो हम लोग का चलना फिरना बंद हो जाता है, तो हम लोग का जो रूटीन है वो गड़बड़ हो जाता है, हम उस रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते, तो हम लोग समझते हैं भाई मेरे बॉडी में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है। बस ऐसे समझिए, मतलब जो काम रेगुलर हो रहा था किसी वजह से अगर रुक गया है ना, उसी का नाम है डिफेक्ट। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा बुक में भी कहीं कहीं क्रिस्टल में दोष ना लिख करके दे देगा, ठोस पदार्थों में दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड्स। बात वही है क्योंकि सॉलिड बाई ठोस में तो सब आ जाता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, लेकिन यहाँ पे जो दोष, जो डिफेक्ट जो क्रिएट होता है वो क्रिस्टल्स में होता है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जितने भी अवयवी कण हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, मतलब एक निश्चित व्यवस्थित पैटर्न में होता है। जैसे मान लिया इस तरीके से कोई क्रिस्टल का परमाणु देखिए व्यवस्थित है, सब एक दूसरे से बिल्कुल इस प्रकार व्यवस्थित है क्रिस्टल के अंदर। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा परमाणु व्यवस्थित ही रहता है। तो क्रिस्टल के अंदर जब सारा का सारा परमाणु व्यवस्थित रहेगा और उसमें से किसी कारण, बस कोई भी कारण हो सकता है, या तो आपने इसको गर्म कर दिया या इसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिला दिया, जिसकी वजह से इसके बीच के कोई परमाणु यहाँ से गायब हो गए या यहाँ से हट करके किसी दूसरी जगह चले गए। मान लिया यहाँ पे सोडियम था Na+, यहाँ से Na+ निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ तो हो गया जगह खाली। फिर हो सकता है यहाँ वाला कोई परमाणु भी यहाँ से निकल करके यहाँ दूसरी जगह चला जाए या यह क्रिस्टल से गायब ही हो जाए। तो वैसे कंडीशंस में क्या देख रहे हैं, जो इसका रेगुलरिटी था क्या वो रेगुलरिटी रहा? नहीं। जो इसका नियमित, जो इसका अरेंजमेंट जो बना हुआ था, व्यवस्था जो बना हुआ था, वो सब चेंज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक रेगुलर है, फिर उसके बाद देखिए खाली हो गया, इरेगुलर हो गया, फिर रेगुलर हुआ। तो इस तरीके से जो उसका रेगुलरिटी डिस्टर्ब हुआ, जो उसका व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल में दोष। तो अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो आराम से हम लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल से उसके अवयवी कणों का मतलब अणु, परमाणु या आयनों के किसी कारणवश क्रिस्टल से गायब हो जाने के कारण, अगर चाहते हैं कि लिख दें तो हम इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल से, ऐसे लिख देते हैं, जब किसी क्रिस्टल से किसी कारणवश उसके अवयवी कणों के गायब हो जाने के कारण या अंतरालीय स्थानों में, अंतरालीय स्थान मतलब कहीं पे खाली जगह में फंस गया, या अंतरालीय स्थानों में फंस जाने के कारण जो व्यवस्था में परिवर्तन होता है, जो व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जो व्यवस्था में
परिवर्तन होता है उसे क्रिस्टल में दोष कहते हैं, उसे क्रिस्टल में दोष कहा जाता है। उसका जो अरेंजमेंट चेंज हो गया है ना, रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो गया, उसी चीज़ को हम लोग क्रिस्टल में दोष कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सीधा बात लिखा है कि दो बात हो सकता है, या तो क्रिस्टल से गायब हो जाए या उसके अंतरालीय स्थानों में फंस जाए। तो गायब हो जाना और अंतरालीय स्थानों में फंस जाना, किसी कारण से अगर उसका व्यवस्था बदलता है, बस हम लोगों को ये देखना है कि व्यवस्था जो पैटर्न था वो है या चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो हम समझ जाएंगे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, हम ऐसे दूर दूर दिखा रहे हैं, ऐसे ये एकदम नज़दीक नज़दीक होता है, ठीक है, इस तरीके से समझिए। ये जैसे मान लिया NaCl है, तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से सारे के सारे परमाणु देख रहे हैं आप, है ना, अरेंज्ड है, सब के सब अरेंज्ड। अब किसी कारण बस यहाँ से एक परमाणु गायब हो गया। अब देख रहे हैं ना व्यवस्था इसका, क्या पहले वाला जो अरेंजमेंट था वो रहा? नहीं, पूरा इसका अरेंजमेंट ही बदल गया, खाली हो गई एक जगह। तो अरेंजमेंट बदलने के वजह से इसका गुण भी बदल जाता है। इसलिए याद रखना है, जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है तो उसके अवयवी कणों के पैटर्न बदल जाने के कारण, उसके अवयवी कणों के व्यवस्था बदल जाने के कारण उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, है ना। उसके रासायनिक गुण भी चेंज हो सकते हैं, उसका कलर भी बदल सकता है। हो सकता है पहले अगर वाइट है तो बाद में येलो कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा, तो इसका कलर भी चेंज हो सकता है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसके गुण भी बदल जाते हैं। तो ये चीज़ जो है आखिर कैसे हो सकता है। अब बात है कि क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होता है और कितने तरह का उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग इसको आप देख लेंगे एक बार, क्रिस्टल में दोष किसे कहते हैं, हमने इसको डेफिनेशन लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है ना, मुख्य रूप से मिटा तो हमने दिया, यहाँ पे अभी आपका जो ऊपर वाला पैटर्न था वहीं पे से हम दिखा देते। मुख्य रूप से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है वो दो तरह का होता है ना। क्रिस्टल्स में जो दोष है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो दोष है उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष, बिंदु दोष, और दूसरा जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं रेखीय दोष, रेखीय दोष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, और इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट या लीनियर डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। पहले रेखीय दोष देखिए। रेखीय दोष में क्या होता है कि कोई भी मान ली बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना, बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसके अंदर सारे के सारे परमाणु देखिए इस तरीके से व्यवस्थित है ना, सारे परमाणु देख रहे हैं आप इस तरीके से अरेंज्ड है। अब उसमें से कोई एक लाइन वाला ही बीच से इसे गायब हो गया। देखिए एक पंक्ति के सारे परमाणु गायब हो गए, या कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही गायब हो, किसी भी तरीके से एक लाइन वाला, एक ऐसे एक तिरछा वाला ही एक गायब हो गया। मान ली यही के ही पूरा गायब हो गया, इस रो वाला ही, तो या ऐसे भी गायब हो सकता है, ये पूरा का पूरा ही गायब हो गया। तो जब किसी क्रिस्टल से एक पंक्ति के अगर सभी परमाणु गायब हो जाते हैं या वहाँ से हट करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी व्यवस्था में परिवर्तन अगर होता है, तो ऐसे दोष को हम लोग रेखीय दोष के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रेखीय दोष में क्रिस्टल के एक पंक्ति का मतलब एक रो का पूरा परमाणु वहाँ से गायब हो जाएगा या वहाँ से हट करके दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट जो चेंज हुआ पूरे एक लाइन की वजह से, एक पूरे पंक्ति की वजह से, वैसे दोष को हम लोग रेखीय दोष के नाम से जानते हैं। लाइन डिफेक्ट या लीनियर डिफेक्ट इसको बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, ये हायर एजुकेशन में आप लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को इससे आप अभी जो हम लोग 12th में जो सिलेबस हम लोगों को जो दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिंदु दोष के बारे में डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब लाइन में पूरा एक लाइन ही गायब हो जाता है तो बिंदु का मतलब हो गया एक पॉइंट से गायब हो जाएगा, पोजीशन से। किसी भी एक पोजीशन से अगर परमाणुओं के गायब हो जाने के कारण, मान लीजिए पोजीशन यहाँ से एक परमाणु के गायब हो जाने के कारण या यहाँ से यहाँ चले जाने की वजह से अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो ऐसे दोष को हम लोग बिंदु दोष के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार बोल दें
किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें अगर एक पंक्ति के ही सभी परमाणु क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं या अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तब जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे रेखीय दोष कहते हैं। लेकिन बिंदु दोष का परिभाषा होगा किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल के किसी स्थान से परमाणुओं के गायब हो जाने के कारण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमाणुओं के चले जाने के कारण जो उसमें दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बिंदु दोष के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो बिंदु दोष समझ में आ गया और हम लोग को पढ़ना भी है बिंदु दोष। अब देखिए, बिंदु दोष को मुख्य रूप से बांटा गया 3 पार्ट में। बिंदु दोष को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट इसमें है वो है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में भी स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के नाम से ही जानते हैं। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा है वो है नॉन स्टोकियोमेट्री। नॉन स्टोकियोमेट्री, ये सब हम लोग को पढ़ना है। नॉन स्टोकियोमेट्री दोष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टोकियोमेट्री दोष क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्री दोष और अशुद्धि दोष, ये तीनों को हम किस तरीके से देखते हैं। तो डिटेल आपको जानना है स्टोकियोमेट्री, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना वो स्टोकियोमेट्री से ही होता है और कभी कभी आपको नॉन स्टोकियोमेट्री दोष से भी क्वेश्चन दे देता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। स्टोकियोमेट्री का मतलब पहले समझिए, ये स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल से परमाणु या आयन इस तरीके से गायब होगा या अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा ताकि उसका जो परमाणुओं का जो रेशियो पहले था, है ना, उसके अंदर जो परमाणुओं का जो रेशियो था, माने अनुपात जो था वो मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो रासायनिक बनावट है, उसके फॉर्मूला में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे पहले से मान ली A और B था, तो AB कहने का मतलब है अगर गायब होगा एक A तो एक B भी गायब होगा, क्योंकि अगर AB करके अगर उसका फॉर्मूला है, अगर सिर्फ उसमें A गायब होगा B नहीं गायब होगा तो देखिए B 2 हो जाएगा, ये फार्मूला फिर बदल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें दोष उत्पन्न होता है कि जो फॉर्मूला यानी कि जो उसका केमिकल जो कंपोजिशन है, रासायनिक जो बनावट है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बहुत लड़कों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल के परमाणु इस प्रकार वहाँ से गायब होते हैं या अंतरालीय स्थानों में फंसते हैं जिसकी ताकि उसके परमाणुओं का जो अनुपात है वो हमेशा मेंटेन रहे, मतलब उसका रासायनिक जो बनावट है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला जो उसका है वही का वही रहे, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तब वैसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री दोष। समझ में आ गया? कोई पूछेगा भी किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण जब किसी क्रिस्टल के जो रासायनिक सूत्र है ना, वो परिवर्तित नहीं होता है ना, परमाणु इस प्रकार से गायब होते हैं कि उसके संरचना में, मतलब उसके अनुपात में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे दोष को हम लोग स्टोकियोमेट्री दोष के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस स्टोकियोमेट्री दोष को देखिए तो कैसे कैसे गायब होगा कि भाई उसका अनुपात नहीं बदलेगा। इसलिए स्टोकियोमेट्री दोष को बांटा गया 4 पार्ट में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला का नाम दिया गया है ना, जिसको हम लोग ए बी करके पढ़ेंगे। ए में नाम दिया गया रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा जो बी में हो गया उसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष
इंग्लिश इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो तीसरा है, तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो है उसको बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी दोष, शॉटकी दोष या स्कॉटकी दोष भी कहीं कहीं लिखा होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। और चौथा जो है, चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा को हम लोग बोलते हैं फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। चारों को हम लोग अच्छे समझेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो क्या देखें, पॉइंट जो डिफेक्ट था, जो बिंदु दोष था, बिंदु दोष में किसी एक बिंदु से परमाणु हट करके दूसरी जगह जा रहा था या क्रिस्टल से गायब हो रहा था, पूरे लाइन वाला नहीं, क्योंकि लाइन में अगर गायब हो तो उसको लीनियर हम लोग बोल रहे थे रखिए। तो वहाँ से सिर्फ एक ही पोजीशन से हटेगा, यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाएगा, यहाँ से हट के गायब हो जाएगा, तो उसको हमने बिंदु दोष बोला। अभी बिंदु दोष को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री और अशुद्धि दोष। स्टोक्योमेट्री हमने किसको बोला? स्टोक्योमेट्री दोष वैसा दोष होता है जिसमें किसी क्रिस्टल से परमाणु इस प्रकार से गायब होते हैं कि उस क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है, उसका जो सूत्र है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब होगा, इस तरीके से। मतलब उसका जो परमाणुओं का अनुपात वो हमेशा मेंटेन रहता है, उसी को हम लोग स्टोक्योमेट्री दोष बोले। अब स्टोक्योमेट्री दोष को कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को हमने नाम दिया रिक्तिका दोष, रिक्तिका मतलब वैकेंसी। दूसरा जो हमने दिया अंतराकाशी दोष, तीसरा है शॉटकी दोष और चौथा है फ्रेंकल दोष। ये 4 गो में जो ये जो 2 गो ऊपर वाला जो हम लोग देख रहे हैं, जिसको हमने बोला रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये जो है ना, ये आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न नहीं होता है, वैसे क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जो आयनिक नहीं हो। आयनिक नहीं करने का मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है? आयनिक नहीं है, आयन में टूटने वाले नहीं है। तो ऐसे क्रिस्टलों में जो दोष उत्पन्न होगा स्टोक्योमेट्री, उसको हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष या अंतराकाशी दोष। तो रिक्तिका दोष का मतलब क्या होगा? रिक्तिका दोष का मतलब होगी, जैसे देखिए बहुत सारे परमाणु हैं, बात करें अनआयनिक की, है ना, नॉन आयनिक कंपाउंड्स की हम लोग बात करें, हिंदी में अनआयनिक उसको बोलते हैं। ये कोई आयन नहीं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन है H2, ये H ऐसे करके, है ना, ये इसका परमाणु इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से गायब होगा। जैसे मान लिया H2 है, हाइड्रोजन का या आयोडीन का ही परमाणु, तो आयोडीन का अगर परमाणु है तो 2 आयोडीन इसमें उपस्थित है एक जगह, देख लीजिए। तो अगर ये गायब होगा तो ये भी गायब होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आयोडीन गायब हो गया तो एक आयोडीन गायब हो गया, तो एक आयोडीन कैसे रहेगा? एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, है ना, परमाणु के रूप में रहेगा। तो यहाँ तो परमाणु के रूप में रखना नहीं है, क्योंकि आयोडीन हमेशा आणविक रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है। तो इसलिए जब भी गायब होगा तो 2 गायब होगा, 2, एक स्थान यहाँ पे खाली हो गया तो दूसरा हो सकता है यहाँ से खाली हो जाए। तो 2 जगह देखिए वैकेंट प्लेस हो गया, वैकेंट मतलब खाली स्थान हो गया। तो जब किसी क्रिस्टल से परमाणु इस प्रकार से गायब होते हैं, है ना, कि वो अपना केमिकल कंपोजिशन मेंटेन रखने के लिए, अपने सूत्र को मेंटेन रखने के लिए, फॉर्मूला को मेंटेन रखने के लिए अगर किसी स्थान को छोड़ करके गायब हो जाते हैं, है ना, एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में चले जाते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं रिक्तिका दोष, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ से ही छोड़ के किसी दूसरे में चला गया, मान लिया यह पहले से क्रिस्टल था, उसमें कहीं से नया क्रिस्टल अगर आ गया, इसमें देखिए मान लीजिए 2 गो देखिए यहाँ पे आकर फंस गया छोटा छोटा, तो ये जो 2 आके फंस गया, कहाँ पे फंसा है? अंतरालीय स्थान में, जो जगह खाली था। तो ये जो 2 आके फंस गया है, जिसकी वजह से जो दोष उत्पन्न हो गया, इसका भी देखिए अरेंजमेंट चेंज हो गया जी। पहले ये लाइन में था परमाणु, इस लाइन में था, ये देखिए 2 नया परमाणु आ गया, तो अरेंजमेंट तो बदल गया। तो ये जो दोष उत्पन्न हो उसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसमें यहाँ से खाली हो जाएगा, देखिए 2 जगह खाली हो गया, 3 जगह खाली हो जाएगा, 4 जगह, जिस तरीके का यहाँ पे ये क्रिस्टल रहेगा, उस रेशियो के अनुसार यहाँ से स्थान खाली हो जाएगा। इसीलिए देखो नाम ही है वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे जगह जो उसका वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस तरीके से गायब होगा अपने अनुपात को मेंटेन करने के लिए, कि जैसे मान लिया I2 है तो 2 गो जगह खाली हो, 2 आयोडीन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर क्या बोले, ये दोनों का, हाँ इसमें क्या होता है, इसमें देखिए गायब नहीं होगा, कहीं से 2 और आ जाएगा,
अंतरालीय स्थान में आके फंस गया। तो ये दोनों जो डिफेक्ट है वो याद रखना है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स मतलब आयनिक यौगिकों में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये दोष प्रायः अनआयनिक, हिंदी में लिखते हैं अनआयनिक, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन आयनिक, अनआयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, अनआयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। लेकिन जो नीचे वाला जो दोनों है ये दोनों कौन कौन है, शॉटकी दोष और फ्रिंकल दोष। ये दोनों जो दोष है वो खास करके आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है, आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। तो ये बात समझ में आ गया कि भाई स्टोइकियोमेट्री दोष तो हम लोग जान गए कि वासा दोष को बोलेंगे जिसमें ऐसा इस तरीके से परमाणु गायब होगा या फंस जाएगा कहीं पे जाके, ताकि उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो। तो उस कितने पार्ट में डिवाइड किया उसको हमने 4 तरीके से वैसा देखा। एक तो हो गया रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में किसी क्रिस्टल के परमाणु इस प्रकार से गायब होते हैं, ध्यान रखना, तभी तो जगह खाली होगी, इसलिए उसका नाम है रिक्ति। रिक्त का मतलब ही होता है खाली स्थान। तो इस प्रकार से गायब होते हैं कि उसका फॉर्मूला चेंज ना हो। अंतराकाशी में इस प्रकार से उसके क्रिस्टल के अंदर दूसरा परमाणु आ जाते हैं कि उसका भी फॉर्मूला चेंज ना हो। अगर मान लिया कि ए बी करके इस तरीके से है, ए बी अंतराकाशी में, तो ऐसा नहीं कि खाली ए बाहर से आएगा, ए आएगा तो बी भी आएगा, तभी उसको अंतराकाशी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तभी तो उसका ए बी मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि ए आया बी नहीं आया, तो फिर देखिए फॉर्मूला बदल जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों में एक में गायब होगा, दूसरे में आ जाएगा, अंतरालीय स्थानों में फंस जाएगा। अंतराकाशी मतलब अंतरालीय स्थानों में आके फंस जाना। लेकिन इस तरीके से गायब होना और फंसना होता है ताकि उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज ना हो, हमेशा स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन रखें। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गए। इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा, है ना। ऐसे तो हमने आपको PDF में दे ही दिया है, नोट्स तो हमने बना ही दिया आप लोगों का। तो ये दोनों जो है आपको समझ में आ गया, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष। अब मेन जो है ये दोनों किस में होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स माने कि अनायनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे नीचे जो देख रहे हैं वो शॉटकी और फ्रेंकल, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको ऐसे देखना होगा तो देख लीजिएगा, आप तो डायग्राम खुद से भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम डिस्कस कर दें कि भाई अब शॉटकी और फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष, अब समझिएगा शॉटकी दोष क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होता है। तो मान लिया कि बहुत सारे आयनिक यौगिक, जैसे मान लिया NaCl ही ले रहे एग्जाम्पल, ये आयनिक है। तो ये हो गया Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस। इस तरीके से पूरा एक क्रिस्टल है, देख लीजिए, दूर दूर दिखाया है। रियल में ये बहुत पास पास होता है, इतना दूर दूर जगह नहीं होता है परमाणुओं के बीच में, काफ़ी क्लोज होता है। ये आपको क्लोज पैकिंग में बताए ही थे। तो ये पूरा एक जाल है, क्रिस्टल है। अब हुआ क्या, किसी कारण से मान ली उसमें से एक धनायन यहाँ से गायब हो गया। तो क्या बोले, सिर्फ धनायन गायब होगा तो ऋणायन बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए इस धनायन गायब हुआ है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से एक ऋणायन भी गायब होना पड़ेगा। अगर एक धनायन तो एक ऋणायन, अगर दो धनायन तो दो ऋणायन। इस तरीके से अगर कहीं पे कोई क्रिस्टल से अगर परमाणु या आयन गायब होते हैं, गायब हो जाना क्रिस्टल से, सीधे हट गया यहाँ से, तब जो देखिए इस तरीके से गायब हो रहा है कि उसका भी फॉर्मूला मेंटेन है। अगर इसमें 10 गो धनायन होगा तो 10 गो ऋणायन भी होगा। तो इस तरीके से अगर किसी क्रिस्टल से परमाणु या आयन गायब होते हैं तब जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है, वैसे दोष को हम बोलते हैं शॉटकी दोष।
तो इसको अगर परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसा ये स्टोक्योमेट्री दोष, वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें किसी क्रिस्टल से धनायनों एवं ऋणायनों के समान अनुपात में क्रिस्टल से गायब हो जाने के कारण जो उसके व्यवस्था में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें किसी क्रिस्टल से समान अनुपात में, समान अनुपात करने का मतलब 2 धनायन तो 2 ऋणायन, 1 धनायन तो 1 ऋणायन, समान अनुपात में अगर क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़ देते हैं, तब जो उसके व्यवस्था में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं क्या? शॉटकी दोष, ये ना शॉटकी डिफेक्ट। अब देखिए क्या हुआ, शॉटकी दोष उत्पन्न होने से उसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, उदासीनता जो है पूरे क्रिस्टल का वो मेंटेन रहता है। क्योंकि उदासीनता मेंटेन रहने का मतलब जैसे 1 धनायन तो 1 ऋणायन भी गायब हुआ, अभी भी पहले भी उदासीन था ये पूरा क्रिस्टल, अभी भी उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस गायब हुआ उतना माइनस गायब हो गया, 2 प्लस गायब होगा तो 2 को माइनस गायब होगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। विद्युतीय उदासीनता क्रिस्टल का मेंटेन रहता है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ से धनायन और ऋणायन गायब हो रहा है, उसका जगह बिल्कुल खाली पड़ रहा है, तो जगह खाली पड़ने से क्या होगा जी, पहले अगर पूरे क्रिस्टल में अगर 100 गो धनायन और 100 गो ऋणायन था, उसमें से मान लिया कि 10 गो धनायन और 10 गो ऋणायन गायब हो गया, तो 20 जगह तो खाली हो गया। तो जगह खाली होने से क्या हुआ, उसका घनत्व जो है ना कम हो जाता है। तो याद रखना है, परिभाषा अगर लिखना हो तब तो परिभाषा लिख देंगे, अभी आपको बता ही दिए थे परिभाषा कैसे लिखना है। किसी क्रिस्टल में उस है ना लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं, वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें क्रिस्टल से धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में गायब हो जाता है ना, स्टोक्योमेट्री दोष, सॉरी शॉटकी दोष कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। समान अनुपात में गायब हो जाता है, इसलिए उसको शॉटकी दोष कहते हैं। तो गायब हो गया तो क्या होगा बताओ जी, परमाणुओं की संख्या कम हो गई, और परमाणुओं की संख्या कम होने से बताओ उसका घनत्व वही रहा कि कम हो गया। नाम ये शॉर्ट की मैंने शॉर्ट कर जाना। तो याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत बारी एग्जाम में आता है कि भाई किस दोष की वजह से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो याद रखना शॉर्ट की दोष, शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस दोष के कारण है ना, किस दोष के कारण, शॉटकी दोष के कारण, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। कम होना है ना, है ही। देख ही रहे हैं आप कैसे कम हो जाता है, काहे कि भाई क्रिस्टल से परमाणु ही गायब हो गया तो कम ना है ही। दूसरी बात, अब सवाल है कि ये किस में ये जो दोष है शॉटकी दोष किस तरह के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि सारे क्रिस्टल्स में शॉटकी दोष ही उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शर्त होना चाहिए भाई, क्या सब जगह शॉटकी दोष ही उत्पन्न होगा, क्या सब जगह रिक्तिका दोष ही उत्पन्न होगा, नहीं। तो याद रखना शॉटकी दोष लिख देते हैं, यह प्रायः ज़्यादातर वैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, यह प्रायः वैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, यह प्रायः वैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिसमें धनायन एवं मान प्लस और माइनस, धनायन एवं ऋणायन का आकार, धनायन एवं ऋणायन का आकार समझ में आ रहा है, साइज दोनों का लगभग समान हो, दोनों का साइज लगभग क्या हो, समान हो। तो वैसे क्रिस्टल में जो है ना वो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। प्लस और माइनस का साइज में ज़्यादा का अंतर ना हो, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा है दूसरा इतना छोटा है,
तो ज़्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक इतना बड़ा है दूसरा इतना छोटा है, इस टाइप के अगर मैंने दोनों में धनायन और ऋणायन में अगर साइज का अंतर है, तब यहाँ पे शॉर्टकी दोष क्रिएट नहीं हो सकता है, शॉर्टकी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना है, शॉर्टकी दोष प्राय वैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिसमें धनायन और ऋणायन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के साइज में ज़्यादा का अंतर ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो NaCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, उसके बाद KCl हो गया, CHCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया। ये सब जो क्रिस्टल्स जो देख रहे हैं, इन सब क्रिस्टलों में ज़्यादातर शॉर्टकी दोष क्रिएट होता है। अब आपको बता दें, ये तो आपने एक ही तरह का ले लिया। मान लिया अगर MgCl2 रहता है, MgCl2 में भी हो सकता है, तो ध्यान देना है MgCl2 कैसे टूटता है मालूम है ना, Mg पे प्लस प्लस, है ना, 2Cl पे माइनस। तो ऐसा मत सोचिएगा NaCl था तो क्या बोल दिए थे, एगो धनायन गायब होगा तो एगो ऋणायन भी गायब होगा, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर MgCl2 का क्रिस्टल है और उसमें अगर शॉर्टकी दोष क्रिएट होता है, तो बताओ जी, अगर एक Mg गायब होगा तो धनायन देखिए 2 प्लस है, तो वहाँ पे 2 क्लोरीन को गायब होना पड़ेगा, तभी जो उसका फार्मूला मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। हम क्या बोले हैं, इसको स्टोकियोमेट्री दोष में इस तरीके से परमाणु गायब होता है कि फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक मैग्नीशियम अगर गायब होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए 2 क्लोरीन को गायब होना पड़ेगा। तो 2 गो क्लोरीन, 1 मैग्नीशियम, टोटल 3 गो, इस तरीके से 3 जगह खाली हो जाएगा। तो इस तरीके का जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं कौन दोष, शॉर्टकी दोष। समझ में आ गया बात। तो 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्रिस्टल से ऋणायन एवं धनायन समान अनुपात में गायब होते हैं। दूसरी बात, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तीसरी बात, यह दोष प्रायः वैसे क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए ये चीज़ आपको देख लिए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। तो दूसरा है, चौथा है मैंने ABCD, चौथा है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसमें क्या हो गया, उसमें मैंने बोले थे समान अनुपात में गायब होता है, लेकिन इसमें गायब नहीं होगा, इसमें गायब नहीं होगा। जैसे मान लिया अगर परमाणु है, देखिए ये अगर ऋणायन है और धनायन का साइज अगर छोटा छोटा है, देख लीजिए धनायन का साइज अगर इतना छोटा है तो क्या होगा, बीच बीच में जो जगह देख रहे हैं ना उसमें जाके ही फंस जाएगा Na+, या मान लिया Ag+, ये Cl-, ऐसे Ag+। तो ये धनायन है और ये ऋणायन है। किसी कारणवश अगर धनायन का साइज छोटा हो, ऋणायन का साइज बड़ा हो, तो बड़े बड़े परमाणुओं के बीच में छोटे परमाणु जाके उसके बीच में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। देख लीजिए अंतरालीय स्थानों में जाके फंस जाते हैं। तो गायब नहीं होता, इसमें फंस जाता है। लेकिन हाँ, फंसेगा कैसे, एगो धनायन तो एगो ऋणायन, उसका इस तरीके से फंसेगा ताकि वो मेंटेन रहे। मेंटेन करने का मतलब पोजीशन छोड़ेगा भी, यहाँ से हटेगा भी तो इधर जाके अटका हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल से गायब हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमको लिख देना है। क्या लिखना है, वैसा स्टोकियोमेट्री दोष, वैसा स्टोकियोमेट्री दोष जिसमें, वैसा स्टोकियोमेट्री दोष जिसमें किसी क्रिस्टल से, जिसमें किसी क्रिस्टल से धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में, समान अनुपात में, समान अनुपात में अंतरालीय स्थानों में फंस जाता है। याद रखना मेन पॉइंट ये है, उसमें गायब हो जाता है, इसमें उसकी जो खाली वैकेंट स्पेस है अंतरालीय स्थानों में फंस जाता है, अंतरालीय स्थानों में फंस जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग कौन सा दोष कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। उसमें गायब हो जाता है, इसमें फंस जाता है। तो फंस के रहेगा कहाँ, क्रिस्टल के तो अंदर है ना, गायब थोड़ा ना हुआ है। तो बताओ जी इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम होगा कि नहीं, नहीं। तो याद रखना है फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम नहीं होता, डेंसिटी कम नहीं होता है। और नेक्स्ट बात है कि भाई फ्रेंकल दोष होगा किस में, तो अभी जस्ट बताया
फ्रेंकल दोष प्रायः वैसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है ज़्यादातर जिसमें धनायन और ऋणायन के साइज में अंतर ज़्यादा हो, मतलब एक बड़ा हो और एक छोटा हो। तो ऐसे इस तरह का अगर कोई क्रिस्टल है, धनायन और ऋणायन में ज़्यादा का फर्क है साइज में, तब वैसे क्रिस्टल्स में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए, ये तो हो गया पहला पार्ट कंप्लीट, जिसको हमने बोला स्टोक्योमेट्री। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है नॉन स्टोक्योमेट्री। पहला स्टोक्योमेट्री, दूसरा नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। तो नॉन स्टोक्योमेट्री दोष हमने किसको बोला? अभी हमने आपको बताया कि नॉन स्टोक्योमेट्री दोष में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें इस तरीके से परमाणु गायब होगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो मेंटेन रहे। नहीं, फॉर्मूला से इसको कोई मतलब नहीं। हो सकता है एक धनायन 2 ऋणायन भी गायब हो सकता है, 2 ऋणायन 5 को धनायन भी गायब हो सकता है। माने किसी भी तरीके से अगर किसी रेगुलर रेशियो को मेंटेन करके अगर किसी से परमाणु गायब हो रहा था तो हमने उसको स्टोक्योमेट्री बोल रहा था। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दोष कहीं ऐसा थोड़ा ना होता है कि हाँ ये मेंटेन करके ही गायब होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 धनायन 1 ऋणायन ही गायब हुआ, या 5 गो धनायन और 10 गो ऋणायन गायब हो गया। तो इस तरीके से अगर इरेगुलर वे में अगर कोई धनायन और ऋणायन अगर किसी क्रिस्टल से गायब होता है और तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन स्टोक्योमेट्री। इसमें उसके फॉर्मूला मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए इसको भी जो है ना 2 पार्ट में बांटा गया। याद रखना है, नॉन स्टोक्योमेट्री दोष वैसा क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन किसी भी अनुपात में गायब हो जाते हैं। किसी भी अनुपात में, है ना, एक निश्चित अनुपात में नहीं बोल रहे हैं, किसी भी अनुपात में गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग नॉन स्टोक्योमेट्री दोष के नाम से जानते हैं। और इसको बांटा गया है मेन रूप से 2 पार्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 2 पार्ट दे देते हैं या ऐसे कर देते हैं। इसको बांटा गया है मेन रूप से 2 पार्ट में। पहला को हम लोग बोलते हैं ए में, एक को बोलते हैं धातु अधिकता दोष, इंग्लिश से बोलते हैं इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा पार्ट जो इसका है वो है धातु अल्पता। अल्प मतलब कमी, अधिकता मतलब ज़्यादा। धातु अल्पता दोष, या इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि भाई धातु अधिकता दोष क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, धातु अधिकता माने धातु अधिक होना चाहिए। आप खुद सोचेंगे धातु क्या होता है, ऋणायन होता है कि धनायन? सबको मालूम है कि धातु धनायन होता है। तो धातु अधिकता कहने का मतलब धनायन की अधिकता। अब मान लिया कि कोई जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, NaCl है, KCl कुछ भी ले सकते हैं, LiCl है, तो इसमें एक धनायन है एक ऋणायन है, Zn प्लस प्लस O पे माइन, सब में देखो एक धनायन एक ऋणायन, धनायन एक ऋणायन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई रूल नहीं है कि कितना धनायन कितना ऋणायन गायब होगा। इसलिए इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है कि भाई धातु अधिकता दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है। देखिएगा, धातु अधिकता कहने का मतलब है जब किसी क्रिस्टल से ऋणायनों के गायब हो जाने के कारण, जैसे मान लिया कि देखिए 100 जिंक है और 100 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 ऑक्सीजन गायब हो गया, तो 100 ऑक्सीजन और 100 गो जिंक था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई जिंक तो 100 गो है ही है, खाली 2 ऑक्सीजन वहाँ से गायब हो गया, ऑक्सीजन हो गया 98। तो यहाँ पे जिंक की संख्या बढ़ गई, Zn++ की संख्या ज़्यादा हो गई। Zn++ का मतलब किसकी संख्या ज़्यादा होगी बताओ, धातुओं की कि धातुओं की? धातुओं की। तो इस तरह का जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बोलेंगे धातु अधिकता दोष। तो जब किसी क्रिस्टल, बात को सुनिएगा, हम इसका डेफिनेशन बोल रहे हैं, किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जो किसी क्रिस्टल से ऋणायनों के गायब हो जाने के कारण, एक तो बात हो गया कि ऋणायन गायब हो गया, या कहीं से कोई धनायन ही इसमें चला आया। मान लिया यहाँ पे देख रहे थे Na+ का KCl का क्रिस्टल था, K+Cl- LiCl, किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। तो जब NaCl का क्रिस्टल था तो 10 गो Na+ था, 10 गो Cl- था, सब परमाणु 10-10 गो था दोनों। लेकिन बाहर से एक धनायन एक और Na+ किसी कारण से आ गया,
तो यहाँ तो भाई 11 हो गया सोडियम, क्लोरीन तो अभी भी 10 है। तो इसके कंपेरिजन में इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, किसकी, अधातुओं की कि धातुओं की, धातुओं की संख्या ज़्यादा हो गई। तब जो यहाँ पे अरेंजमेंट जो चेंज हुआ, इरेगुलरिटी जो मेंटेन हुआ, वैसे दोष को हम लोग धातु अधिकता दोष कहेंगे। इसका परिभाषा बोल रहे हैं, पढ़िए से समझिएगा। जब किसी क्रिस्टल से अधातुओं के गायब हो जाने के कारण या किसी धातु के उस अंतराली स्थान में आ जाने के कारण, दो बात हो रहा है, दोनों में से कुछ भी, या तो अधातु गायब हो जाए तब ये बढ़ जाएगा, या तो कहीं से धातु ही आके यहाँ पे इसमें फंस जाए तभी भी इसकी संख्या बढ़ जाएगी, धातुओं की संख्या। तो जब किसी क्रिस्टल से अधातुओं के गायब हो जाने के कारण या किसी धातुओं के उसके क्रिस्टल में आके फंस जाने के कारण उसकी जो व्यवस्था में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, धातु अधिकता दोष। और आपको एक चीज़ और बता दें, परिभाषा तो समझ में आ गया, धातु अधिकता दोष। देखिए जिंक ऑक्साइड जो होता है, इसको समझिएगा, जिंक ऑक्साइड का जो कलर है वो ऐसे सफ़ेद होता है जनरली, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है ना, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला। इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो कलर पीला क्यों हो जाता है, ये भी जरा समझिए। देखिए जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है ना, तो इसमें से जो ऑक्सीजन का परमाणु है ना, वो वेपोराइज्ड होकर के निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उसमें से सारा नहीं, कुछ परमाणु। तो हमने क्या बोला, ऑक्सीजन का परमाणु तो गायब हो गया, इसमें से हट गया। अब यहाँ पे जिंक की संख्या ज़्यादा हो गई, माने प्लस की संख्या ज़्यादा होगी, धनायनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये धनायन की संख्या ऋणायन से जब ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का जगह खाली हुआ वहाँ पे क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भेजता है। ये जो जिंक है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है। ये जितना जो खाली जगह है सब में जाके इलेक्ट्रॉन भर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित। तो ये धन आवेशित, ये ऋण आवेशित, अपने आप को मेंटेन करने के लिए सब जगह जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन हटा सब पे, सारे पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। और जब इलेक्ट्रॉन को भेजता है तो इलेक्ट्रॉन को भेजने की वजह से जब हम लोग उस पर लाइट मारते हैं, यानी कि उस पर जब लाइट पड़ता है ना, प्रकाश जब उस पर दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको सबको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन पर हम लोग लाइट देते हैं या हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है ना, फर्स्ट से सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में। तो ये इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिट में जंपिंग होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो कलर है वो बदल जाता है, और जो पहले सफ़ेद दिख रहा था वो कैसा दिखता है, पीला दिखने लगता है। तो ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है, क्यों? तो बताओ किस दोष की वजह से होता है, धातु अधिकता दोष के। क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन के परमाणु गायब हो जाते हैं क्रिस्टल से, और उस जहाँ से वो गायब होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को उस खाली स्थानों पर भेज देता है। और जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जब प्रकाश पड़ता है या उष्मा दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि उस प्रकाश में से 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और एक रंग को ये उत्सर्जित कर देता है। तो जिस रंग को उत्सर्जित करता है वो रंग पीला होता है, इसलिए इस पूरे क्रिस्टल का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, पीला। हम जानते हैं कि सूर्य के जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग हैं, तो 7 में से 6 को एब्जॉर्ब कर लिया जंप करने के लिए, और एक को ये क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, कौन से रंग को, पीले रंग को ये उत्सर्जित कर देता है, जिसकी वजह से इसका रंग पीला दिखाई पड़ने लगता है। इतना बात समझ में आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई जिंक ऑक्साइड का रंग किस दोष के कारण पीला होता है, तो याद रखना है धातु अधिकता दोष के कारण। एक और चीज़ इसमें बता दें, ये जैसे मान लिया सोडियम क्लोराइड है, समझिएगा, जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और जब इसको हम सोडियम के वाष्प में, सोडियम का वेपर है, माने सोडियम को वेपोराइज हमने किया है, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में रखकर जब गर्म किया जाता है, देख लीजिए समझिएगा बात को, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में रखकर जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म के, कोई भी धनायन इस तरह का, मतलब अभी जो जिंक ऑक्साइड जो बताया था उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में रख के जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, मान लीजिए इतना बड़ा क्रिस्टल है, इसकी जो सरफेस है, सतह, इसके सतह पर ना सोडियम के परमाणु जो वेपर के रूप में सब जाके जमा हो जाता है। देख लीजिए, क्या कि सोडियम का ही वाष्प था, सब जाकर के सोडियम क्लोराइड का जो सरफेस है उस पर जाके बैठ गया सोडियम।
अब जब सोडियम को यहाँ पे बैठा हुआ देखता है तो इसमें जो क्लोरीन है, जहाँ तहाँ जो क्लोरीन है, देख लीजिए ये क्लोरीन क्या करता है, देख लीजिए मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन इस सोडियम को देख करके जो है ना सोडियम की तरफ आने लगता है और इस सोडियम सोचता है कि हम क्लोरीन के साथ नया बॉन्ड बनाएं। इस सोडियम क्या करता है, पहले तो ये सोडियम था वेपर, देख लो परमाणु के रूप में था, एटम के रूप में, तो ऊपर से आ रहा है सोडियम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम है समझो, और यहाँ क्लोरीन है, नीचे क्लोरीन है ऐसे। ये क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन में बदलता है। तो ये Na+ और Cl- ये दोनों तो भाई चला जाता है, एक साथ मिलकर के NaCl बना लेता है, लेकिन यहाँ से चूंकि क्लोरीन गया ऊपर की ओर तो यहाँ पे क्लोरीन का जगह क्या हो गया, खाली। अब इस खाली जगह को मेंटेन करने के लिए सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया था वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके है ना जमा हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे जाकर के इलेक्ट्रॉन जमा होता है, जिस सेंटर पे जाके जमा होता है, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। याद रखना है कौन सेंटर, एफ सेंटर, या इसको हिंदी में हम लोग एफ केंद्र के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एफ केंद्र क्या होता है, तो उसको कैसे बताएंगे। जब किसी क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने के कारण उसके जो रिनाइन है वो रिनाइन अपने स्थान को छोड़ करके किसी धनायन के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से रिनाइनों का स्थान खाली हो जाता है। उस खाली स्थान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए जो धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसकी वजह से उस खाली स्थान पर उसके इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। जिस पॉइंट पे जाकर के, जिस बिंदु पे जाके उस धातु के इलेक्ट्रॉन जाके जमा होते हैं, उसी बिंदु को बोलते हैं, बोलिए कौन केंद्र, एफ केंद्र कहते हैं। ये आपके नोट्स में आपको लिखा दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझा दिए कि भाई एफ केंद्र क्या होता है। तो चलिए ये हमने आपको दिखाया धातु अधिकता दोष के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं धातु अल्पता दोष, जस्ट इसका ऑपोजिट। तो हाँ, तो एक चीज और बता दिए, धातु अधिकता दोष में, धातु अधिकता दोष में आप लोग देख लिए ज़्यादातर होता है जिंक ऑक्साइड में, KCl में, है ना, LiCl में, लिथियम क्लोराइड में, इस तरीके का है ना। इसका सबका जो कलर देख रहे हैं ना, वो सबका कलर चेंज होता है। तो जहाँ कलर चेंज होने की बात हो जाएगा, समझिए कि वो धातु अधिकता दोष के कारण हो रहा है। धातु अल्पता दोष, कभी कभी कुछ ऐसा भी क्रिस्टल है जिसमें इसका जस्ट अपोजिट काम हो जाता है। अपोजिट काम होने का मतलब हम क्या समझेंगे कि हमने इसमें आपको बताया था धातु अधिकता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, धातु अल्पता, मतलब धातु कम होना चाहिए। तो धातु कम कैसे होगा, जैसे मान लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल में FeO, है ना, आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में ज़्यादातर धातु अल्पता दोष देखा जाता है। समझिएगा बात को। धातु अल्पता दोष में क्या होता है कि धातु अल्प होना चाहिए। धातु अल्प करने का मतलब जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से जो है ना ये धनायन ही गायब हो जाता है, धातुएं गायब हो जाता है और ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जब ये भाग गया यहाँ से, मान लिया कि 10 गो में से 2 गो आयरन जो है वो गायब हो गया, तो 8 गो आयरन बच गया, ऑक्सीजन तो अभी भी 10 गो है। तो या तो किसी धनायनों के गायब हो जाने के कारण या बाहर से ऋणायनों के ज़्यादा आ जाने के कारण, दो बात हो सकती है, या तो धनायन गायब हो गया या तो ऋणायन। जैसे इसका उल्टा खाली कर देना, और क्या। जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं धातु अल्पता दोष। किसी भी क्रिस्टल से धनायनों के गायब हो जाने के कारण या ऋणायनों के अंतरालीय स्थानों में आके फंस जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं धातु अल्पता दोष। और ये ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड में ऐसा देखा गया। तो आयरन ऑक्साइड में क्या होता है कि कुछ आयरन जो है ना वो Fe+, देखिए यहाँ पे कैसे ही है Fe++ OP-। तो क्रिस्टल में से कुछ जो है वो Fe++ गायब हो जाता है। अब इसको कैसे, भाई धनायन तो गायब हो गया, तो यहाँ तो ऋणायन की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो ये कैसे मेंटेन होगा, है ना। जब यहाँ ऋणायन गायब होता था तब तो भाई धातु अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके मेंटेन करता, लेकिन इस बार धनायन प्लस ही गायब हो गया, माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई। तो क्या होता है, देखिए ये बाकी जो Fe2+ बच गया, मान लिया कि 100 गो में 10 गो गायब है, तो 90 गो तो Fe2+ अभी बचा हुआ है ना। तो वह जो 90 गो Fe2+ बचा, उसमें से कुछ Fe जो प्लस है वो है ना अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Fe3+ में बदल जाता है, Fe3+ में बदल जाता है, फेरिक आयन में बदल जाता है। इसलिए याद रखना है, जब धातु अल्पता दोष जब उत्पन्न होता है तो धातुओं के गायब हो जाने के कारण उसमें से कुछ जो है आयरन वो उसी रूप में रह जाते हैं, जबकि कुछ आयरन जो है वो अपना देखिए
फॉर्म चेंज कर लेते हैं, मतलब कुछ फेरस के फॉर्म में, कुछ फेरिक के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे इसमें लिखा रहता है Fe0.950, Fe0.950, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? Fe0.950 कहने का मतलब है कि उसमें 95% Fe है, प्लस 2 Fe2 प्लस है, और 5% जो है Fe3 प्लस के रूप में भी है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज Fe2 और Fe3 प्लस दोनों का दोनों है। और जहाँ भी इस तरह की बात अगर लिखा हुआ समझ जाएंगे धातु अल्पता दोष, उसमें से कुछ धातु निकल गया है, रेशियो चेंज हो गया उसका, तो इसको बोलते हैं हम लोग धातु अल्पता दोष। अब एगो लास्ट बच गया, उसको भी समाप्ति कर देते हैं। एक लास्ट, तो ये सबको समझ में आ गया, धातु अधिकता और धातु अल्पता। एक लास्ट जो बच गया उसको हमने बोला था अशुद्धि दोष, अशुद्धि, थर्ड पार्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। तो चलिए अशुद्धि दोष क्या होता है? नामी से अशुद्धि मतलब बाहर से कुछ अशुद्ध पदार्थ मिलाया गया। तो क्या मिलाया गया? जैसे एग्जांपल देते हैं, NaCl में अगर SrCl2 स्ट्रोंटियम क्लोराइड, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंटियम क्लोराइड को मिला देते हैं तो ये तो कैसे टूटेगा जी? Na पे प्लस Cl पे माइनस, ये टूटेगा Sr पर प्लस प्लस 2Cl पे माइनस। तो उसमें क्या होता है कि धनायन, 2 सोडियम के परमाणुओं को हटा करके एक स्ट्रोंटियम आ जाता है, क्योंकि स्ट्रोंटियम पे 2 धनायन है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए सोडियम और क्लोरीन, बहुत सारा सोडियम का और क्लोरीन का ये परमाणु व्यवस्थित है। अब हमने उसमें क्या किया? स्ट्रोंटियम क्लोराइड को इसमें मिक्स कर दिया। तो हम जानते हैं कि देखिए स्ट्रोंटियम का वैलेंसी 2 है, तो जब हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि क्लोरीन अगर उतना ही है, तो अगर मान लीजिए एक स्ट्रोंटियम यहाँ पे अगर आया, Sr प्लस प्लस 2 को सोडियम को हटाया, तो यहाँ पे एक सोडियम और हटेगा, तभी तो इसका प्लस और माइनस मेंटेन रहेगा, क्योंकि 2 को यहाँ से 2 को सोडियम गायब होगा तब एक स्ट्रोंटियम आएगा। तो एक तो सोडियम का जगह खाली रह गया, क्योंकि भाई एक ही को जो है ना दोनों के बदले में मेंटेन कर लिया। 2 को सोडियम के बदले एक स्ट्रोंटियम है, देख लीजिए। इसका मतलब जब किसी क्रिस्टल्स में जब Na+ जब सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंटियम क्लोराइड को एक साथ मिक्स करके अगर कोई नया क्रिस्टल बनाया जाता है, तो सोडियम प्लस का जो स्थान है वो स्ट्रोंटियम प्लस ले लेता है, किंतु स्ट्रोंटियम प्लस का वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण उसमें से सोडियम प्लस की जो संख्या वो ज़्यादा गायब हो जाती है, जबकि स्ट्रोंटियम प्लस का रेशियो जो है ना वो मेंटेन रहता है। मेरे कहने का मतलब अगर 4 Na+ गायब होगा तब 2 स्ट्रोंटियम उसमें आएगा, 2 से ही काम चल जाएगा। देखिए 2 + 2 × 4, इधर 4, तो क्या देखे 2 जगह स्ट्रोंटियम आएगा तो सोडियम 2 जगह अभी भी खाली हो गया, क्योंकि 4 को गायब हुआ था सोडियम, ये चारों जगह पर पहले सोडियम था, समझ लीजिए। ऐसे तो लगातार तो नहीं रहता है, लेकिन मान लीजिए समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम। मान लीजिए 4 को प्लेस पे सोडियम था और हमने उसमें स्ट्रोंटियम को मिक्स किया, तो क्लोरीन तो भाई उतना ही का उतना ही है, तो क्लोरीन जब उतना ही का उतना ही है, वहाँ पे स्ट्रोंटियम को लाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रोंटियम आ गया, यहाँ पे स्ट्रोंटियम आ गया, तो स्ट्रोंटियम पे कितना प्लस है? 2 4 प्लस तो हो ही गया, इसका मतलब इसको भी गायब होना पड़ेगा इसको, तो अभी 2 को प्लस अभी भी इसका देखिए ये जगह खाली रह गया। तो कितना स्थान खाली रहेगा? जितना स्ट्रोंटियम भरेगा उतना। अगर इस क्रिस्टल के अंदर 10 को स्ट्रोंटियम है तो 10 को Na+ और एक्स्ट्रा गायब होना है, 10 को पोजीशन उसके अंदर इसी खाली रह जाएगा। यहाँ पे भी अगर स्ट्रोंटियम प्लस आ गया है तो यहाँ पे जगह खाली रह जाएगा। तो इस तरह से जो जगह खाली रह गया, जो वैकेंट पोजीशन रह गया धनायनों के गायब हो जाने के कारण किसी दूसरे पदार्थों के मिक्स होने की वजह से, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, अशुद्धि दोष। मतलब वैसा दोष जिसमें जब किसी क्रिस्टल में किसी दूसरे पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो जितने धनायन वहाँ गायब होते हैं उतना ही स्थान उस दूसरे धनायनों के द्वारा घेरा जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को हम लोग अशुद्धि दोष के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारा का सारा स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री और अशुद्धि दोष के बारे में जान गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें जो छूट गया, ये अलग से बता दें। देखिए ये है AgBr। आपको बता दें कि जो फ्रेंकल दोष जो ज़्यादातर उत्पन्न होता है, हम किस में बताए थे? फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष वैसे क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें, याद कीजिए, फ्रेंकल दोष में धनायन और ऋणायन का साइज में ज़्यादा का अंतर, मैंने एगो बड़ा एगो छोटा हो। तो किस में हो सकता है भाई? AgCl में, AgBr में, AgI में।
इस तरीके का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इन सब जो क्रिस्टल होते हैं उसमें ज़्यादातर फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। AgBr याद रखना, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी दोष भी उत्पन्न होता है और फ्रेंकल दोष भी उत्पन्न होता रहता है। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि उसमें फ्रेंकल दोष भी क्रिएट होता है और शॉर्टकी दोष भी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष उत्पन्न होता है, तो हम लोग आंसर करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड को, AgBr को। तो ये आपको पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट बता दिया, क्रिस्टल में किस तरीके से दोष उत्पन्न होता है और उस दोष उत्पन्न होने के कारण क्या क्या चीज़ उसका बदल सकता है, कैसे उसका प्रॉपर्टी, कैसे उसका अरेंजमेंट चेंज होता है। तो हम आशा करते हैं ये आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं अच्छे से समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तब जो है आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल में दोष समाप्त हो जाएगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप है ना कोई बुक पढ़ेंगे तब आपको कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, वो आपको गेन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, है ना, शुरू से अंतिम तक। एक बार में नहीं समझ में तो एक बार रिपीट करके देख लेना है। और जो आपको नोट्स हमने दिया है उस नोट्स से इसको आप मिला लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। चलिए, थैंक यू।